हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये अर्थशास्त्र का है। इसमें अर्थशास्त्र से संबंधित जो सिलेबस है उसका जिक्र किया गया, पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। तो अगर आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में आपको बताया जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, इसके बारे में आपको अंत में हम सिलेबस बताने के बाद बताएंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं जो हमारा सिलेबस का पहला टॉपिक है, टॉपिक क्या, जो ब्रॉड टॉपिक है और उसके बाद सब टॉपिक दिया हुआ है, उसको हमको ध्यान में रखना है। उच्च आर्थिक सिद्धांत। उच्च आर्थिक सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सा है, साम्य का विचार और प्रकार, मांग का सिद्धांत पूछा जाएगा दोस्तों। इसके बाद मांग के लोच की माप पूछा जाएगा, आंडी या प्रतिलोचन। इसके बाद है उपभोक्ता का अतिरेक तटस्थ, वक्र तकनीकी, उपभोक्ता साम्य और उद्घाटित जो अधिमान है उससे संबंधित सिद्धांत, उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल के बारे में पूछे जाएंगे। उत्पादन फलन पढ़ना है आपको, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, और इसके बाद काप्स डगलस उत्पादन फलन, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। इन चैप्टर को आपको कवर करना है। इसमें क्या क्या है, तो आर्थिक में जो उच्च आर्थिक सिद्धांत है उसमें ये चीज़ें आपको कवर करनी है। आप इस वीडियो को देखकर लिख लीजिए सिलेबस को। आगे देखिए, इसके बाद है आपका अर्थ का सिद्धांत। अर्थ के सिद्धांत में से कौन कौन सा टॉपिक आपका मेन है उसको देखिए। पूर्ण जो प्रतियोगिता होता है उसमें बाजार में कहाँ प्रतियोगिता है, कैसे है, एकांकी बाजार, ठीक है, बहु स्पर्धा वाला बाजार, ऐसे ऐसे जो रहता है वो एकाधिकार, द्वाधिकार, अल्पाधिकार और एकाधिकृत प्रतियोगिता के बारे में जो है उसको आप पढ़िएगा अच्छे से। इसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था के में कीमत निर्धारण पर क्वेश्चन रहेगा। वितरण में क्या क्या रहेगा, वितरण में रहेगा वितरण का केंद्रीय एवं आधुनिक सिद्धांत, लगान के सिद्धांत, आभास लगान एवं अवसर लागत, इसमें पूछा जाएगा। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत, ब्याज के सिद्धांत, प्रतिष्ठा सिद्धांत और किन्स की द्रव्यता पसंदगी सिद्धांत एवं तरलता जाल का जो है उसमें आपको उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इधर है उदाय दे योग्य कोष सिद्धांत, नाइट एवं सांकल का लाभ सिद्धांत। इसके बाद है उत्पादन समाप्ति प्रमेय, किन्स का रोजगार सिद्धांत, किन्स के रोजगार सिद्धांत के जो गुणक एवं त्वरक सिद्धांत। इसके बाद है आपका अगला टॉपिक है उपभोग एवं विनिमय फलन का सिद्धांत। इसके बाद है व्यापार चक्र सिद्धांत, हार्टे हेकर तथा हिक्स का, इनसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक बार इसको देख लीजिए और एक बार आप वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए अपने से। इसके बाद है आपका लोकवित्त। लोकवित्त से क्या क्या पूछा जाएगा ये देखिए। लोकवित्त से क्या क्या पूछा जाएगा, तो लोकवित्त सिद्धांत से, ठीक है, लोकवित्त के सिद्धांत पूछे जाएंगे। निजी एवं सार्वजनिक वस्तुएं, सार्वजनिक व्यय उद्देश्य, सार्वजनिक का जो व्यय है उसके उद्देश्य क्या है, वे सिद्धांत और आर्थिक प्रभाव, ठीक है, जो है उसमें क्या है, सार्वजनिक तौर पर किसी चीज़ किसी वस्तुओं का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उद्देश्य होता है, क्या सिद्धांत है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संतुलित और संतुलित बजट, बजट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए इस समय का भी बजट और पहले का भी बजट, जो संतुलित और असंतुलित बजट क्या होता है उसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। राजकोषीय, वित्तीय, क्रियात्मक वित्त, युद्ध वित्त, विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति, सार्वजनिक आय, करारोपण के सिद्धांत, करों का वर्गीकरण, करों के समानता, कराभार एवं कर विवर्तन, कर भार के सिद्धांत, पूंजी कर विवर्तन, फिर इसके बाद है दोहरा कर, कर देय क्षमता, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा।
दोस्तों ये बजट से भी है। तो आप इस समय के जो भी बजट पास हुए हैं यूपी के हैं, तो यूपी वाले भी बजट पे आपको ध्यान रखना है और केंद्रीय बजट दोनों पे आपको ध्यान रखना है। रेलवे बजट दो होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो इन सब पे भी आप पे ध्यान रखेंगे। अगला है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण से पूछा जाएगा क्या क्या? ऋण भार, कर बनाम ऋण शोधन, केंद्र एवं राज्य सरकार के वित्तीय प्रवृत्तियाँ, 10वां वित्त आयोग, हीनानाथ प्रबंधन। जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वित्त आयोग और नीति आयोग जो भी है, इन समय नीतियाँ जो बढ़ रही इनको, योजना आयोग जो है नीति आयोग, उसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से यहाँ से, ठीक है। अगला देखिए क्या, मौद्रिक अर्थशास्त्र में क्या क्या पूछा जाएगा? तो मौद्रिक अर्थशास्त्र में मुद्रा का मूल्य और उसकी माप, इसके अंतर्गत क्या है? मुद्रा परिणाम सिद्धांत, किन्स और कैम्ब्रिज मौलिक समीकरण, किन्स जो किन्स है उनका मौद्रिक सिद्धांत, इसमें क्या क्या है? मुद्रा प्रसार, मांग जनित एवं लागत जनित स्फीति कैसे होती है ये बताना है, इसमें पूछा जाएगा। फिलिप्स वक्र, मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन की तुलनात्मक श्रेष्ठता पूछा जाएगा आपसे। मौद्रिक संस्थाएं जो हैं उनसे पूछा जाएगा। केंद्रीय एवं वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, मौद्रिक संस्थाएं में जितने भी आपके बैंक आ जाएंगे, बैंकों से संबंधित जो भी है, और इसके बाद जहां आपका ये मौद्रिक जो छापांकन होता है वहां से क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। इसके बाद है साख सृजन, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण एवं विधियाँ, फिर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, फिर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक, राजकीय राष्ट्रीय जो औद्योगिक दीर्घकालीन कोष, अवमूल्यन से क्वेश्चन रहेगा, अधिमूल्यन से, विनियंत्रण प्रत्यक्ष और परोक्ष विधि से क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों इसमें क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी आप इसमें पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये जो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी आप इसको बोल सकते हैं। ये कोई पैसा नहीं है, लेकिन हम इसको बस एक बैंक से दूसरे बैंक या निकाल सकते हैं, कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ इसको ये नहीं है कि इसके द्वारा हम खरीद या बिक्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें पैसा लगा सकते हैं और पैसा बन सकता है। पैसा ज़्यादा हो सकता है, कम होता है, लेकिन उसका हम अपने भारतीय रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि वहाँ पे 30% है। हम अगर पैसा लगाते हैं, 100 रुपया कमाते हैं, फिर अपने खाते में ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो हमारा भारत देश है उसने 30% इस पर ब्याज लगा दिया है। मतलब 30% कर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद मतलब 100 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया अपने खाते में डालते हैं, तो उसमें से 30 रुपया सरकार को चला जाएगा और इसके बाद 70 रुपया आपके पास आएगा। इस तरह आप समझ सकते हैं। तो ये है, फिर शेयर मार्केट से संबंधित आप पूरा वो देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें हैं। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थशास्त्र है उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में क्या क्या पूछा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत जो है एडम स्मिथ के बारे में और रिकार्डो के बारे में और मिल के बारे में पूछा जाएगा। तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे एडम स्मिथ तो जनक ही माने जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पारंपरिक मांग का सिद्धांत पूछा जाएगा। मार्शल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का सिद्धांत से क्वेश्चन रहेगा। अवसर लागत जो सिद्धांत है हेबलर का, उससे संबंधित रहेगा। सामान्य संतुलन सिद्धांत, ठीक है, हेक्स्चर और ओ हलिन का जो है लियोनटिप विरोधाभास से भी क्वेश्चन रहेगा। अब आखिरी है दोस्तों, तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे इसमें क्या क्या है। विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर से भी क्वेश्चन है, तो ये तो मेन टॉपिक है। इसमें सब टॉपिक क्या क्या है ये देख लेते हैं। क्रय शक्ति समानता एवं भुगतान सिद्धांत, संतुलन भुगतान सिद्धांत है। व्यापार की शर्तें, स्वतंत्र व्यापार बनाम संरक्षण, प्रशुल्क, फिर इसके बाद राशि पतन, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार पूछा जाएगा। इसके बाद है आपका प्रशुल्क एवं व्यापार का संबंध, ये रहेगा। सामान्य समझौता GSTT, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन, भारत में विदेश पूंजी के वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा जाएगा। विदेशी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे इसमें IAF, IBRD, फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, एशियन विकास बैंक, यूनियन साझा बाजार एवं
जो है अंतर्राष्ट्रीय तरलता। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में भी आपको पढ़ना है। जैसे आपका एशियन बैंक हो गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हो गया, ठीक है, IAF हो गया, IBRD हो गया। इन सब के बारे में आप पूरा पढ़ लेंगे कि समझौता क्या हो रहा है, आर्थिक परिदृश्य से क्या हो रहा है, रूस और भारत के बीच जो संबंध है उस पर भी आर्थिक दृष्टि से क्या है, अमेरिका से क्या है, चीन से हमारा संबंध कैसा है, और इसमें आर्थिक क्या है, आर्थिक पहलुओं पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये पूरा विदेश विनिमय दर के बारे में है। टैक्स के बारे में कितना बात किया गया है, टैक्स कितना लेता है भारत, यहाँ से निर्यात करने पे, आयात करने पे क्या क्या टैक्स है, इनके बारे में आपको जिक्र करना है। पूरा का पूरा आपको इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आप करंट अफेयर का जो आर्थिक परिदृश्य होता है उसके लिए एक मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। और उससे अच्छा चाहते हैं तो क्रॉनिकल का आर्थिक वाला जो परिदृश्य है उसको पढ़ लिया करिए। 2 चीज़ें आपसे हो जाएगी, 2 में से कोई एक ले लीजिए, या ये वाला, और एक घटना चक्र का बुक आता है, तो घटना चक्र का जो आर्थिक आता है, आर्थिक वाला जाकर मांगेंगे तो वो हो सकता है मंथली जो छमाही होता है वो मिल जाए, या मंथली आपको मिल जाएगा, तो वो आप घटना चक्र का वो ले सकते हैं। या अर्थशास्त्र का जो आर्थिकांक आता है इसका प्रतियोगिता दर्पण का, उसको ले लीजिए, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको अर्थशास्त्र वाला का सिलेबस पूरा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो दिया रहता है। तो प्रतियोगिता दर्पण से आप एक किताब वो खरीद लीजिए जो आपको परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि आपका देखिए, आपका तो किताब से पूछेगा भी, लेकिन आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड कर कर पूछेगा। जितनी भी परियोजनाएं हैं सब इकोनॉमिक्स में आएंगी, जितनी भी निर्माण हो रहे हैं, नव निर्माण, वो सभी क्या है, इकोनॉमिक्स में आएंगी। तो आखिरी जो टॉपिक बचा है मेन, आर्थिक विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन सा सब टॉपिक है, आर्थिक विकास की समस्याएं क्या है, विकास की अवस्थाएं, विकास मॉडल, प्रतिष्ठित, हैरोल्ड एवं डोमर मॉडल क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। भारत में जनसंख्या एवं संरचना के बारे में, जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय आय की नवीनतम अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियाँ, गरीबी एवं अल्प रोजगार की समस्या, फिर रोजगार नीति, ऊर्जा संकट, इसके बाद है कृषि वित्तीय समस्याएं एवं उसके उपाय, अन्नपूर्णा योजना के बारे में पढ़ना है, भारत की नई औद्योगिक नीतियां एवं उपक्रम, लघु कुटीर औद्योगिक नीति, निर्यात संवर्धन, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, प्रारंभिक सांख्यिकी का अर्थ एवं महत्व, बहुरेखीय प्रदर्शन, केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप माध्यक का भूमि पृष्ठी जो है, प्रमाणिक विचलन एवं सहसंबंध। तो फ्रेंड्स ये पूरा सिलेबस था और कुछ चीज़ें हमने बीच में ही बता दिया है। तो पहला नंबर आप क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स की जो भी बुक है अर्थशास्त्र की, आपकी 9 से लेकर 11-12 तक, उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जो 9-10 में भी अगर है, जो थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो दिया रहता है उसको भी आप पढ़ लेंगे तो आपको अति उत्तम होगा। जो बेस है वो आपको नीचे से मजबूत करना है। तो 9 से लेकर आपको 12 तक की NCERT पढ़नी है सभी लोग को। जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो इतना बात ध्यान रख लें दोस्तों, बिना NCERT का पढ़े आप परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते, नहीं निकल पाएगी पेपर। तो NCERT को ज़रूर पढ़ना है। PGT का एग्ज़ाम है और इसमें ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसलिए आप पहले NCERT को ज़रूर पढ़ें। और प्रैक्टिस सेट, दूसरा नंबर प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट आप किसी का भी ले सकते हैं, कोई एक बुक नहीं है, लेकिन हाँ घटना चक्र हो गया या एरियंत इस समय, तो घटना चक्र का, एरियंत का आपको जो अच्छा लगे जाकर मार्केट में देखिए। और कुछ ब्रांड आ रहे हैं उसमें से आप उनका देख लीजिए। स्पीडी का ले सकते हैं, उसमें जो इकोनॉमिक्स का वो आता है पोर्शन वो वाला। तो इन सबको चीज़ों को आपको पढ़ना है। हाँ, किताब की एक रमेश सिंह कर आता है, रमेश सिंह की जो अर्थव्यवस्था की जो अर्थशास्त्र की किताब है वो सिविल वालों के लिए है, लेकिन आप उसको देख सकते हैं, वो अच्छी किताबें हैं। उसकी किताबों के बारे में हमने पहले बता चुके हैं कि ये किताबें इकोनॉमिक्स के लिए अच्छी है। हमारी एक
इकोनॉमी मतलब यूपीएससी के तैयारी के बेस्ड पे हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि कौन सी किताबें, उसमें किताबें भी दिखाए हैं हमने कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, हमने उसी के बेस पे। तो रमेश सिंह का आपको अच्छा रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा। और आप जो मतलब बीए में और एमए में जो भी पढ़े हैं उसको आप बेस कर पढ़ लीजिएगा, वो वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए सिलेबस पूरा था। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो सबका सिलेबस हम डाल रहे हैं और आगे भी डालेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ा भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।